नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुमार सिंह। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम नगरी में। और बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछा कि मेडिकल के बारे में बताइए, खासकर रेलवे के मेडिकल के बारे में, क्योंकि जो मेडिकल एग्ज़ामिनेशन मैंने खुद फेस किया है, मैं उसके बारे में आराम से आप लोगों को बता सकता हूँ। जो मैंने फेस नहीं किया, ना ही जिसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी है, मैंने बस उड़ते उड़ते लोगों से सुना है, उसके बारे में तो मैं आपको कुछ बता नहीं सकता। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि रेलवे की परीक्षा जब आप क्वालिफाई कर जाएंगे और जब आपका मेडिकल टेस्ट होगा, तो उस मेडिकल टेस्ट में, मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या चीज़ें एग्ज़ाम की जाती है, कौन कौन सी चीज़ें देखी जाती हैं, ताकि आप पहले से जो है तैयार रहेंगे। तो एकदम शुरू से बताऊंगा, क्योंकि पूरे अभी तक लगभग 7 सालों से मैं कार्यरत हूँ रेलवे में। और इन 7 सालों में मैंने मेडिकल 3 बार फेस किया है। 3 बार फेस किया है, क्योंकि जब आप ज्वाइन कर जाएंगे तो ज्वाइन करने के हर 4 साल पर एनटीपीसी के किसी पोस्ट में ज्वाइन करेंगे, तो जितने भी ऑपरेटिंग वाले पोस्ट हैं उन सब में, जितने भी सेफ्टी से रिलेटेड पोस्ट हैं, सब में हर 4 साल पर आपका मेडिकल टेस्ट भी होता है ज्वाइन करने के बाद भी। तो अब यहाँ हमें जानना जरूरी है कि क्या क्या चीज़ें चेक होती हैं, ताकि हम खुद से जो है पहले से सुनिश्चित कर ले कि हमें कोई इस तरह की प्रॉब्लम तो नहीं है। तो बेसिकली ये सभी चीज़ें बताने से पहले मैं 2 चीज़ आपको बताना चाहूँगा मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में, खासकर रेलवे के एग्जामिनेशन के बारे में, कि आपको कलर विज़न नहीं होना चाहिए। कलर विज़न बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर कलर विज़न होगा तो आप रेलवे का कोई फॉर्म ही मत भरिए, क्योंकि रेलवे क्या, डिफेंस वगैरह भी नहीं होता, मतलब रेलवे के अगर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो रेलवे का कोई भी फॉर्म आप बिल्कुल नहीं भरें, क्योंकि कलर विजन का कोई ऑप्शन नहीं है, कोई दूसरा विकल्प नहीं है रेलवे में कि किसी तरह से आपको फिट करके घुसाया जाए। कलर विजन वाले फिट होते ही नहीं हैं, और वो जेनेटिक होता है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कलर विजन की। और कई जनरेशन के बाद हो सकता है धीरे 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 करके कम होते होते खत्म हो जाए, लेकिन बहुत ही खराब बीमारी है। तो अगर आप एक आंख कमजोर है तो चलेगा, एक आंख नहीं है फिर भी चलेगा, लेकिन दोनों आंखें हैं और कलर विजन है तो बहुत बड़ी समस्या है। ऊपर से नहीं देख पाते कि कलर विजन है कि नहीं है, वो डॉक्टर चेक करते हैं, जिसमें आपको हरे और लाल में फर्क करना मुश्किल हो जाता है एक निश्चित दूरी पर। ये बहुत बड़ी समस्या है। ये समस्या अगर है तो आप रेलवे में नौकरी नहीं कर सकते, पहली चीज। दूसरी चीज कि शारीरिक रूप से अपंग होने का मतलब यह नहीं होता कि आप रेलवे में अनफिट हैं या रेलवे की में आप अनफिट हैं। आप मुझे देख रहे हैं, मैंने चश्मा लगा रखा है। अब चश्मा मैं लगाता नहीं, मेरी आंखें 6/6 है। हाल ही में मेरा 2018 में मेरा जो है मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ था, क्योंकि मैंने 2014 में ज्वाइन किया था, अब 22 में होगा। तो ये चश्मा जो मैंने लगा रखा है, ये जो है लाइट के लिए है। ये लाइट के लिए है, क्योंकि मैं कई घंटे तक फ़ोन यूज़ करता हूँ, लैपटॉप यूज़ करता हूँ, और यहाँ तक कि जब मैं अपने ऑफिस में जाता हूँ तो वहाँ भी बहुत बड़ा पैनल जो लगा हुआ है वो भी एलसीडी है। तो लगभग लाइफ के 18 घंटे में मतलब डिजिटल स्क्रीन पे समय देता हूँ। इसलिए मैंने जो है एंटी ग्लेयर लेंस, मैंने लेंस कार्ड से मंगा के मैं इसको यूज़ करता हूँ। आप देख सकते हैं, ये इसमें कुछ भी कोई पावर नहीं है, 0 पावर है। और थोड़ा प्रोफेशनल दिखने के लिए भी मैं इसे लगा लेता हूँ, वीडियो बनाते समय भी। तो अब मैं क्या बता रहा था कि माफ़ कीजिएगा, अभी कोई आ गया था मेरे यहाँ तो मुझे थोड़ा सा जाके देखना पड़ा। तो किसी भी तरह से अगर शारीरिक अपंग है तो चलेगा, लेकिन कोई मेजर बीमारी, कोई ऐसी बीमारी नहीं होनी चाहिए जो कभी ठीक ना हो, या जिसका अंश काफ़ी दिनों तक, जैसे कलर विजन भी एक तरह की बीमारी हो गई, या ब्लड कैंसर हो गया, या फिर किडनी से रिलेटेड कोई मेजर समस्या हो गई, या फिर आपको कोई HIV एड्स हो गया। तो इस तरह की कोई भी बीमारी आपको नहीं होनी चाहिए। अगर ये सब में से कुछ भी रहेगा, कुछ ऐसा जो कि ठीक ना हो सकता हो या जिसका कोई क्योर ना हो, उसमें आप रिजेक्ट होते हैं। ये 2 चीज़ें बहुत चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर भी मैं आपको सारे स्टेप्स बताता हूं कि आपका मेडिकल एग्जामिनेशन किस तरीके से होगा। कभी कभी होता क्या है कि अब एग्जाम आप सारे फेस क्लियर कर लेते हैं, तो कभी कभी क्या कर लेते हैं लोग, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ये लोग क्या करते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले करवा लेंगे, वहीं से आपको मेडिकल के लिए भेज देंगे किसी भी हॉस्पिटल में। या फिर कभी कभी क्या करते हैं, मेडिकल से मंगवाते हैं करवा के और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाते हैं।
वो इधर उधर होता है। तो अगर आपको डायरेक्ट मेडिकल के लिए भेजेंगे तो आपको डिविजनल ऑफिस रिपोर्ट करना होता है, जो भी जिस जोन से आपने भरा है उस जोन के हेडक्वार्टर में, वहाँ से आपको एक लेटर मिलता है कि आपको इस हॉस्पिटल में जाना है। अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले हो रहा है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में जब सक्सेसफुली आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाता है तो वहाँ से वो लेटर दे दिया जाता है कि आपको इस महीने की या अगले महीने की इतने तारीख को 10-12 जो भी तारीख दे को आपको इस हॉस्पिटल में जाके अपना मेडिकल टेस्ट देना है या वहाँ के जो इंचार्ज हैं उनको कांटेक्ट करना है। इंचार्ज मतलब हुए वहाँ के सीनियर डॉक्टर। आपको वो लेटर मिल जाएगा, लेटर हाथ में लेके, पैकेट में लेके, बैग में लेके आप चले जाएंगे कहाँ? हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में जाने के बाद वहाँ जैसे ही आप रिपोर्ट करेंगे आपको बैठा दिया जाएगा। आराम से बैठिए, अभी आराम से रिलैक्स होके पानी वानी अपना पीते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम रिलैक्स रहिए। देखिए रिलैक्स रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपकी रिलैक्स में रहेंगी, नहीं तो आपका बीपी कहीं हाई ना हो जाए, अरे मेरा मेडिकल एग्जामिनेशन हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, जो है वही चेक करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। तो जब आपकी बारी आएगी तो आपको बुलाया जाएगा, और ज़रूरी नहीं कि सारे मेडिकल टेस्ट एक ही बार में हो जाए। हो सकता है कि आज आपका मेडिकल टेस्ट शुरू हुआ और आज केवल आपका ब्लड लेके छोड़ दिया, क्योंकि बहुत सारे लड़के हैं, अगर कम है तो जल्दी कर देंगे, ज़्यादा लड़के हैं तो हो सकता है कि आपका ब्लड लेके छोड़ दिया जाए। ठीक है, आपको रिपोर्ट कुछ भी नहीं दिखाया था, ये बात याद रखिएगा। तो ब्लड लेके छोड़ देंगे। हो सकता है अगले दिन बुलाए कि आप 2 दिन के बाद ईसीजी के लिए आइए, ईसीजी कर लेंगे। ऐसे ऐसे करके सारे स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले जब आप जाएंगे तो आपसे आपके जो टेस्ट होंगे वह होंगे सबसे मेजर टेस्ट, सबसे पहला टेस्ट ब्लड एवं यूरिन का। जी हाँ, ब्लड एवं यूरिन का लड़कों लड़कियों के लिए जो है ये बराबर टेस्ट होते हैं। ब्लड एवं यूरिन दोनों का टेस्ट होगा, दोनों ले लिए जाएंगे आपसे सैंपल और आपको बैठा दिया जाएगा। ये टेस्ट समझिए आपका हो गया। आपको रिपोर्ट नहीं पता, वो आपको बाद में पता चलेगा। इसके बाद जो दूसरा स्टेप होता है वो होता है ईसीजी और एक्सरे। ये लगभग एक दिन होता है, लेकिन कभी कभी ये लोग क्या करते हैं दूसरे दिन भी लगा देते हैं, क्योंकि ज़्यादा लोग हो गए तो एक लाइन से सबका ईसीजी लेते हैं। ईसीजी क्या होता है? ईसीजी जो टेस्ट होता है कि आपके शरीर में जो ब्लड का फ्लो है, जो आपके ब्लड का फ्लो है उसके हिसाब से आपकी धड़कन तय होती है और उसी से आपका ईसीजी तय होता है। ईसीजी में ज़्यादा वेरिएशन आ रहा, आप देखते होंगे जब ईसीजी की मशीन लगी होती है किसी मरीज के सामने तो उसमें एक लकीर ऐसे से चलती रहती है। ये लकीर जो है अगर ठीक ठाक चल रही है एक लेवल में तो ठीक है, मरीज ओके है। ज़्यादा ऊपर नीचे कर रही है तो मरीज के अंदर 2 चीज़ें, एक तो भय हो सकता है बहुत ज़्यादा, घबराहट, सांस फूलने जैसी बीमारी, या फिर उसके अंदर कोई मेजर बीमारी हो सकती है धड़कन से संबंधित, सीने से संबंधित, तो भी प्रॉब्लम होता है। लेकिन ईसीजी नॉर्मल है ही नहीं तो खत्म, आदमी मर जाता है तो ब्लैंक हो जाता है, सीधा लाइन जाने लगता है। लाइन तो सीधी होगी नहीं आपकी क्योंकि आप जिंदा हैं, तो वो ईसीजी एक नॉर्मल वे, आपको समझ में नहीं आएगा, मुझे भी समझ में नहीं आया था, मुझे भी मेरा ईसीजी रिपोर्ट मुझे ही दे दिया गया था, लेके जाइए डॉक्टर के पास, एक नर्स लेके आपको दे देगी, या जो भी जेंट्स होंगे, जेंट्स नर्स होंगे, कंपाउंडर होंगे, वो आपको दे देंगे। तो नर्स हो या फिर जेंट्स कंपाउंडर हो, कोई भी आपका करेगा ईसीजी, आपको जो है वो दे देगा, डॉक्टर को आप दिखा लेंगे, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम होती है तो 1-2 बार आप फिर करके देखते हैं। उसके बाद एक्सरे से आपके जो सीने में जो फिजिकल जो जी कोई प्रॉब्लम होगी, या फिर कहीं कफ जमा हो, कहीं पानी अगर अंदर में फ्लूइड भरा हो, कोई ऐसी टीबी हो, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो, वो लोग एक्सरे से पकड़ लेते हैं। तो इस स्थिति में आपको क्या किया जाता है, आपको भेजा जाता है, आप आइए 6 महीने बाद री मेडिकल के लिए, ऐसा होता है। कभी कभी अगर बीमारी मेजर है, टीबी बहुत तेज़ पकड़ लिया है तो फिर मुश्किल है। तो यहाँ पे भी एक संभावना है कि री मेडिकल के लिए भेजते हैं, ईसीजी में री मेडिकल के लिए भेजते हैं। ब्लड और यूरिन में थोड़ी मोड़ी प्रॉब्लम ठीक होने वाली है तो उसके लिए भेज देंगे। ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम मैंने आपको बताया, मेजर प्रॉब्लम कुछ होगी तो फिर रिजेक्ट कर देंगे सीधे वहीं से। उसके बाद अगला टेस्ट जो है वो बहुत ही मतलब, उसके बाद अगर लड़के हैं तो हाइड्रोसील वगैरह का टेस्ट होता है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें तो वेरिएशन आता रहता है, तो उसके लिए रिजेक्ट नहीं करते हैं, वो आपको टाइम दे देंगे, कोई बीमारी नहीं है, वो लोग पता कर लेते हैं।
उसके बाद एक बहुत ही मेजर टेस्ट होता है, वो होता है आँखों का। आँखों के लिए बता दूँ, आपने जब फॉर्म भरा होगा एनटीपीसी का, आरआरबी का या ग्रुप डी का, तो ग्रुप डी में जो है गुड आई और बैड आई होता है। गुड आई और बैड आई। गुड आई 6/6 ये लोग नहीं मानते, 6/6 नहीं चाहिए, 6/9 भी चलेगी। 6/6 बहुत अच्छी आंखें होती है। इतना छोटा सा जो है और 12 फीट की दूरी से आपको क्लियर इतना छोटा चीज़, आप इतने छोटे लेटर को पढ़ सकते हैं। तो वो हो गया आपका 6/6। 6/9 जो होता है उससे थोड़ा सा 12 लेटर होता है। 6/9 जो होता है थोड़ा सा 12 लेटर होता है। बस लेटर का साइज पे डिपेंड करता है आपका आई साइट। तो उसको आपने पढ़ लिया चलेगा, गुड आई है। लेकिन 6/18 है तो उसको बैड आई बोला जाता है। उसको करेक्शन करने के लिए उसके लिए दिया जाता है कि आप करेक्ट कर लीजिए। नहीं होने वाला है करेक्ट तो उसके हिसाब से आपको कैडर दे दिया जाता है। आपको स्टेशन मास्टर और गार्ड तो नहीं मिलने वाला, इतना निश्चिंत रहिए। तो ये होती है गुड आई और बैड आई। वो रिपोर्ट भेजते हैं और रिपोर्ट देखते हुए रिकमेंड करते हैं कि इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं है तो आपको दूसरा पोस्ट जो है दिया। कई सारे आपने देखा होगा ईसीआरसी, इंक्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग टिकट काटते हैं। कभी कभी देखा मोटा मोटा चश्मा लगा के टिकट काटते हैं। इनकी आंखों में प्रॉब्लम होता है, फिर भी इनको करेक्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि बीमारी नहीं है, आंखों की साइड की प्रॉब्लम होती है, जिसे वो चश्मा लगा के आराम से आप 6/9 6/18 की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। तो 6/9 तो खैर रिजेक्ट है ही नहीं, वो सिलेक्टेड है। मेरा 6/6 था, अभी भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये होता है। और इसमें जो है सबसे बड़ी चीज जो होती है कि कलर विजन आपको है कि नहीं है। ये सब एक बुक आती है कलर विजन की, और उसमें विदिन अ सेकेंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, यानी सेकेंड से भी कम समय आपको मिलता है। वो ऐसे पलटते जाएंगे, आपको पढ़ते जाना है। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, आप जब भी पढ़ेंगे ना, कभी कभी आपको कोई नंबर मिलेगा नहीं, उसमें दिखाई नहीं देगा आपको, तो आप क्या करेंगे, आप उसमें कहेंगे उसमें कुछ है ही नहीं, क्योंकि हम जबरदस्ती उस बिंदु 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 में नंबर ढूंढते रहते हैं, और नंबर उसमें कुछ लिखा हुआ ही नहीं होता है। हमें कहना होता है नहीं लिखा हुआ। आपको कुछ पढ़ने के लिए दिया जाए तो उसमें आपको कॉमा, फुल स्टॉप, सब कुछ पढ़ना है। जैसे कि ही वॉज अ टीचर, ही वॉज वर्किंग इन द स्कूल, ये दोनों चीज़ें लिखी होंगी, बीच में क्या होगा, फुल स्टॉप भी होगा। आपको फुल स्टॉप भी बोलना है। ही वॉज अ टीचर, फुल स्टॉप, ही वॉज टीचिंग इन द स्कूल, ऐसे करके आपको पढ़ना है। कभी भी स्टेट आप पढ़ते मत जाइए, आपकी आदत तो होती नहीं, ऐसे कौन पढ़ता है, कॉमा, फुल स्टॉप, इन सबको कौन पढ़ता है। लेकिन सबको जो है आपको प्रोनाउंस करना है, बोलना है। तो ये सब चीजें हो गई। तो जब आपके आंखों का टेस्ट जो होता है तो कलर विजन भी उसी में आता है, वो टेस्ट भी होता है। आई साइट का टेस्ट होता है। अलग अलग तरीके से आपको एक आंख बंद करके एक आंख से दिखाएंगे, दूसरा आंख बंद करके इस आंख से देखेंगे। कहीं एक में प्रॉब्लम है, एक तो ठीक नहीं है। मतलब शुरू में बहुत तगड़ी जांच होती है, खासकर आंखों की। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, मैं आपको सलाह दूंगा, जब भी आपका मेडिकल हो या होना हो, या लगे कि एग्जाम निकल गया है, एग्जाम निकल गया है, वो लगे तो ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो होगा ही ना, नहीं होगा तो क्या दिक्कत है। एक बार एक बेसिक मेडिकल चेकअप इन सब चीज़ों का करवा लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम छोटी मोटी ठीक होनी होगी तो 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, साल भर तक मिल जाते हैं, आप कर ठीक कर सकते हैं। तो ये सब मैंने दिया है, मैंने 3 बार मेडिकल दिया है। मैं इससे पहले मैं रेलवे में था, तो मैं ग्रुप 4 में मैंने काम किया, तो उसमें भी उसका मेडिकल दिया। उसके बाद आरआरबी का मेडिकल दिया, 4 साल हो गए। फिर आरआरबी में का मेडिकल जो है हर 4 साल पर जो एम्प्लॉई का मेडिकल चेकअप होता है वो भी दिया। 2022 में फिर से दूंगा, चौथी बार। तो ये सब जो है मेरे पे गुजरी और मैंने आपको बताया, मुझे कोई बताने वाला नहीं था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं दोस्तों, और एकदम चिंता मत कीजिए। कोई भी रिपोर्ट आपको अगर देखने को नहीं मिल रही, समझिए सब कुछ ठीक चल रहा है, री मेडिकल नहीं दे रहा है, सब ठीक चल रहा है। और आपको सारी रिपोर्ट जो है एक बंडल बना के लिख दिया जाता है, फिट फॉर द रिक्वायर्ड पोस्ट, फिट फॉर द गिवन पोस्ट्स। कुछ भी लिख के वो लोग आपके डिविजनल हेडक्वार्टर में भेज देते हैं, या फिर जो भी जोनल हेडक्वार्टर होता है वहाँ भेज देते हैं। वहाँ पे जाने के बाद, डिविजनल में नहीं, मेन हेडक्वार्टर में ही भेजते हैं। वहाँ पे जाने के बाद वो लोग क्या करते हैं, देखते हैं मेडिकली फिट है, कहानी खत्म, मेडिकली फिट डाल के आपको कोई भी पोस्ट दे देते हैं। तो ये होता है मेडिकल का क्राइटेरिया, और इन सब चीज़ों की जांच होती है। एयरफोर्स और नेवी की तरह बहुत ही गहन जांच नहीं होती, बहुत ही ये शोल्डर वगैरह जो है और फ्लैट फुट वगैरह ये सब नहीं देखा जाता।
तो दोस्तों मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आशा करता हूँ वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी और आप अपने दोस्तों को इसको शेयर कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।